सेंटोपस की भूख। कुंडी हिलाते ही मुंह से अपने आप एक ऊब भरा शब्द निकल आया। तीसरे पहर से अब तक 4 बार हो चुका। आदमी काम करे तो करे कैसे? कार्तिक भी बाजार गया है, अब तक लौटने का नाम ही नहीं ले रहा। लिखना बंद करके मुझे खुद ही उठना पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही मैं अवाक रह गया। अरे, ये तो कांति बाबू हैं। मैंने कहा, कितना आश्चर्य की बात है। आइए आइए। पहचान लिया? पहचान में जैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही लगता है। उन्हें मैंने अंदर के कमरे में लाकर बिठाया। सचमुच 10 बरसों में ही कांति बाबू के चेहरे में ऐसा परिवर्तन हुआ जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। मैंने 1950 ईस्वी में इन्हीं को एक आतिशी शीशों के साथ आसाम के जंगलों में चक्कर काटते देखा है। उन दिनों ही उनकी उम्र थी लगभग 50 वर्ष, लेकिन एक भी बाल नहीं पका था। उस उम्र में भी उनमें मैंने जिस उत्साह और ऊर्जा की बानगी देखी थी, वह उत्साह या ऊर्जा युवकों में भी नहीं देखी। देख रहा हूँ कि तुम में अभी भी आर्किड का शौक़ है। मेरे कमरे की खिड़की पर गमले में एक आर्किड था जिसे कांति बाबू ने ही दिया था। अब भी मुझे शौक़ है, यह कहना गलत ही होगा। कांति बाबू ने ही मेरे अंदर पेड़ पौधों के प्रति एक तरह का कौतूहल जगा दिया था। उसके बाद जब वे देश से बाहर चले गए, वह शौक़ अपने आप खत्म हो गया, ठीक वैसे ही जैसी दूसरी दिलचस्पियाँ भी समाप्त हो गई। अब लिखने पढ़ने का ही काम लेकर मैं व्यस्त रहता हूँ। आजकल समय बदल गया है। किताबें लिखने में आजकल पैसा मिलता है। 3 ही पुस्तकों की बिक्री से मेरी गृहस्थी का खर्च एक तरह से चल पाता है। इतना ज़रूर है कि मेरे परिवार में सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं, मैं, मेरी विधवा माँ और नौकर। यूँ तो नौकरी भी करता हूँ, मगर तय किया है कि पुस्तकों से जब अच्छी आय होने लगेगी, नौकरी छोड़ दूँगा और फिर दिन भर लिखने पढ़ने का ही काम करूँगा। इसके अलावा लिखने पढ़ने से देश भ्रमण भी होता है। कांति बाबू बैठे बैठे अचानक सिहर उठे। मैंने पूछा, ठंड लग रही है, खिड़की बंद कर दूँ? अब कलकत्ते में सर्दी नहीं नहीं, आजकल बीच बीच में ऐसा हो जाता है। अब उम्र हो चुकी है ना, इंद्रियां अब ठीक से। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न जग रहे थे। कार्तिक लौटकर आ चुका था, उसे चाय लाने को कहा। कांति बाबू बोले, ज़्यादा देर नहीं बैठूंगा, तुम्हारा एक उपन्यास कहीं से मिल गया था। तुम्हारे प्रकाशक से ही पता पूछकर यहाँ आया हूँ, और वह भी एक ख़ास ज़रूरत है। कहिए। तब हाँ, उसके पहले, यानी कहने का मतलब है कि आप देश लौटकर कब आए, यह सब जानने की इच्छा हो रही है। लौटे 2 बरस हो चुके हैं। अमेरिका में था, अभी बारासात में हूँ। बारासात में? एक मकान खरीद लिया है। बगीचा है। और ग्रीन हाउस? कांति बाबू के पहले वाले मकान के बगीचे में एक बड़ा ही खूबसूरत ग्रीन हाउस, यानी कि कांच का घर था, जिसमें वह अपने पेड़ पौधों को बड़े यत्न के साथ रखते थे। वहाँ मैंने इतने अद्भुत पेड़ पौधे देखे थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं। एक ही ऑर्किड में 60-65 किस्म के पौधे की विशेषताओं का उपभोग करते करते पूरा दिन गुजार दिया जा सकता था। कांति बाबू कुछ देर सोचने के बाद बोले, हाँ है, ग्रीन हाउस भी है। फिर 10 बरसों के दरमियान आपके पेड़ पौधे का शौक़ कोई कम हुआ? नहीं। कांति बाबू मेरे कमरे की उत्तरी दीवार की ओर ताक रहे थे। यह देखकर मेरी आंखें भी उसौर गई। वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की एक खाल सिर के साथ झूल रही थी। मैंने पूछा, पहचान रहे हैं? ये तो वही शेर है ना? हाँ, वह देखिए, कान के पास बुलेट का दाग तक है। तुम्हारा निशान कमाल का था। अब भी उसी तरह अचूक निशाना साध लेते हो? मालूम नहीं, बहुत दिनों से परीक्षा नहीं की। 5-7 बरसों से शिकार करना बंद कर दिया। क्यों? बहुत शिकार हो चुका, अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी, इसलिए जीव हत्या, मांस मछली खाना छोड़ दिया है। नहीं। फिर? ये तो केवल हत्या ही है, चाहे शेर का शिकार करो या मगरमच्छ का या भैंसे का। खाल निकलवा कर उनका सिर स्टाफ करा के या सिंगों को माउंट करा के दीवार में टांग कर रख दो। इससे कमरे की शोभा बढ़ेगी। लोग आएंगे तो चीहू उठेंगे, कुछ लोग शाबाशी देंगे। तुम्हें भी अपनी जवानी के साहसिक कार्यों की याद आएगी, और तुम हो कि मुर्गे, बकरी, रोहू, सिंघी मछलियाँ चबा चबा कर हजम कर रहे हो। तुम न केवल जीव की हत्या करते हो, बल्कि उन्हें हजम कर बैठे हो। कहो, ठीक कह रहा हूँ या नहीं? अब क्या कहूँ, इनकार नहीं कर सका। कार्तिक चाय ले आया। कांति बाबू कुछ देर तक गंभीर होकर बैठे रहे। फिर अचानक सिहर कर चाय के प्याले को हाथ में उठाया। एक घूंट लेकर बोले, एक प्राणी से दूसरे प्राणी का भोज और भक्षण सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। उस छिपकली को देखो जो तुपकर बैठी है।
देखो, किंग कंपनी के कैलेंडर के ठीक ऊपर ही एक छिपकली अपने से 1 इंच की दूरी पर बैठे पतंगे की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कीड़े की ओर बढ़ी और अचानक तीर की तरह एक ही झपट्टे में उसने उसके मुंह में उसको अंदर डाल दिया। कांति बाबू बोले, बस अब डिनर शुरू हो गया। सिर्फ खाना और खाना, खाना ही सब कुछ है। शेर आदमी खाता है, आदमी बकरा खाता है, और बकरा क्या नहीं खाकर हजम कर जाता है। सोचने पर इसे तुम जंगलीपना कहोगे या आदमी रुचि या हिंसा का भाव, लेकिन नियम यही है, इसके अलावा कोई गति नहीं। अगर ऐसा न हो तो सृष्टि रुक जाए। शाकाहारी खाना इसकी तुलना में बहुत ही वो है। तुम्हें किसने कहा साग सब्जी में प्राण नहीं है? सो तो है ही जगदीश बोस, और आपकी बदौलत ये बात हमेशा याद रहती है। तब हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि ठीक उस प्रकार के प्राण नहीं हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या एक ही हैं? तुम्हारी राय में तो दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क नहीं है। उदाहरण के तौर पर यही बात ले सकते हैं कि पेड़ पैदल नहीं चल सकता, बोल नहीं सकता, मन का भाव प्रकट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उनमें मन नाम की कोई वस्तु भी नहीं है ना यही बात? कांति बाबू कुछ कहना चाहते थे पर उन्होंने बताया नहीं। चाय वगैरह समाप्त करके वे कुछ देर तक सिर झुकाए बैठे रहे। अंत में उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी दृष्टि में करुणा और संशय की छाया देखकर मेरा मन एक प्रकार की आशंका से पूर्ण हो उठा। सचमुच भले आदमी के चेहरे पर कितना परिवर्तन आ गया है। कांति बाबू दृढ़ता के साथ बोले, परिमल, मेरा मकान यहाँ से 21 मील दूर है। 58 वर्ष की उम्र में मैंने जब खुद चक्कर काट काट कर तुम्हारा पता लगाया है तो निश्चय ही इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। यह बात समझ रहे हो? या चटपटी कहानियाँ लिखते लिखते अपनी बुद्धि खो बैठे हो? सोचते होगे यह आदमी एक खास तरह का है, कोई ना कोई गप छोड़ देता है। शर्म से मेरा सिर झुक गया। कांति बाबू ने गलत तो नहीं कहा था। उनको अपनी एक कहानी का पात्र बनाने की कल्पना मेरे मन में उमड़ घुमड़ कर रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे लेखन में अगर जीवन का संस्पर्श न रहेगा तो सब कुछ खोखला ही रह जाएगा। और यह भी याद रखो, तुम कल्पना का चाहे जितना भी ताना बाना क्यों ना बुनो, यथार्थ से वह कभी अधिक विस्मयकारी नहीं हो सकती। खैर, मैं तुम्हें उपदेश देना नहीं चाहता। सच बताऊं, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। कांति बाबू ने फिर से शेर की ओर ताका। भले आदमी मुझसे किसकी मदद चाह रहे हैं? तुम्हारे पास बंदूक है या उसे तुमने विदा कर दिया? मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। वे बंदूक के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, है। तब हो सकता है कि मोर्चा लग गया हो, लेकिन यह बात क्यों पूछ रहे हो? कल बंदूक लेकर मेरे घर पर आ सकते हो? मैंने दोबारा उनकी ओर ताका। नहीं, उनकी आंखों में विनोद का चिन्ह नहीं है। सिर्फ बंदूक ही नहीं, गोली की भी ज़रूरत पड़ेगी। कांति बाबू के अनुरोध के प्रत्युत्तर में क्या कहूँ? तत्काल मेरी समझ में आया। एक बार मुझे लगा कि हो सकता है उनकी बातें मैं नहीं समझ रहा हूँ, या हो सकता है उनका दिमाग खराब हो गया है। मनमौजी जो हैं। बात ऐसी ना होती तो कोई आदमी अपना जीवन बर्बाद करके विचित्र पेड़ पौधों के वीरान जंगलों की खाक छान सकता था? मैंने कहा, बंदूक लेकर जाने की मुझे आपत्ति नहीं। तब कारण जानने के लिए मेरा मन बड़ा ही कौतूहल पैदा हो रहा था। आपके इलाके में जीव जंतु या चोर डाकुओं ने उपद्रव करना शुरू कर दिया है क्या? कांति बाबू ने कहा, जब तुम आओगे यह सब बात बताऊंगा। हो सकता है बंदूक की ज़रूरत ना भी पड़े, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तुम्हें किसी ऐसे अपराध में नहीं फंसाऊंगा जिसके कारण तुम्हें दंड भुगतना पड़े। कांति बाबू उठकर खड़े हो गए। उसके बाद मेरे पास आकर उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि आखिरी बार मैंने तुम में जो कुछ देखा था उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम में भी एक नए प्रकार के अनुभव के प्रति आकर्षण है। इसके अलावा बहुत कम आदमियों से मैं संपर्क रखता हूँ, और अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि संपर्क है ही नहीं। मेरे जाने पहचाने इन्हें गिने लोगों में से तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो औरों में नहीं हैं। अतीत के साहसिक कार्यों की गंध से मेरी शिराओं में जो एक खास किस्म की उत्तेजना प्रवाहित होने लगी थी, आज इस क्षण विशेष में मैंने उस उत्तेजना का थोड़ा सा अंश अपने अंदर महसूस किया। मैंने कहा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है? अगर इसे बताने का कष्ट करे, बता रहा हूँ। जमौर रोड से तुम्हें सीधे बारासात स्टेशन पहुँचना है। वहाँ किसी भी आदमी में मधुर मुरली के तालाब के बारे में पूछ लेना।
वहाँ किसी भी आदमी से मधु मुरली के तालाब के बारे में पूछ लेना। वह स्थान स्टेशन से 4 मील की दूरी पर है। उसी तालाब के पास एक पुरानी टूटी फूटी नील कोठी है। उसके पास ही मेरा मकान है। तुम्हारे पास गाड़ी है ना? नहीं, लेकिन मेरा एक मित्र के पास है। वह कौन है? अभिजीत। कॉलेज में हम दोनों सहपाठी रह चुके हैं। किस तरह का आदमी है? मैं उसे पहचानता हूँ। शायद आप उसे नहीं पहचानते, लेकिन वह भला आदमी है। यानी अगर आपके कहने का मतलब विश्वसनीयता है तो ही इज़ ऑल राइट। ठीक है, उसे भी अपने साथ ले आना। मगर आना ही है, यही कहना काफ़ी है, बहुत ज़रूरी काम है। यही कहना काफ़ी होगा कि बहुत ज़रूरी काम है। तीसरे पहर तक आ जाने की कोशिश करना। मेरे घर में टेलीफोन नहीं है। सड़क के मोड़ पर रिपब्लिक के मिस्ट है। वहीं से अभिजीत को फ़ोन किया। मेरे घर में टेलीफोन नहीं है। सड़क के मोड़ पर रिपब्लिक केमिस्ट है। वहीं से अभिजीत को फ़ोन किया। अभी तुरंत चले आओ, मैंने कहा, बहुत ही ज़रूरी बात है। तुम्हें अपनी नई कहानी सुनानी है ना? मगर सुनते ही मैं फिर नींद में खो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, दूसरा ही काम है। बात क्या है? इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? एक बहुत ही अच्छे मास्टिफ के बच्चे का पता चला है। आदमी मेरे घर पर बैठा हुआ है। बिना कुत्ते का लोभ दिखाए अभिजीत को आजकल घर से बाहर निकालना मुश्किल है। 5 महादेशों के 11 जाति के कुत्ते अभिजीत के कैनल में हैं। उनमें से 3 उसे बतौर पुरस्कार मिले हैं। 5 वर्ष पहले की बात है ये। आजकल कुत्ता ही उसके लिए ध्यान, योग, तप सब कुछ हो गया है। कुत्तों के प्रति प्रेम रहने के अलावा अभिजीत में एक और दूसरा गुण है कि मेरी बुद्धि और विवेचन के प्रति उसमें पूर्ण आस्था है। मेरे प्रथम उपन्यास की पांडुलिपि जब प्रकाशकों को पसंद नहीं आई तो अंत में अभिजीत ने उसे प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। उसने कहा था, मेरी समझ में यह सब आता नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है बिल्कुल कूड़ा कचरा हो नहीं सकता। प्रकाशक ही बेवकूफ़ है। बहरहाल उस पुस्तक की खपत अच्छी तादाद में हुई थी और मेरा नाम भी फैला था। इसका नतीजा यह हुआ कि अभिजीत की आस्था मेरे प्रति और भी अधिक बढ़ गई। मास्टिफ के बच्चे के बारे में बिल्कुल झूठी बात होने के कारण मुझे डांट फटकार सुननी थी। उसने मुझे डांटा फटकारा भी, लेकिन असली प्रस्ताव मान लिए जाने के कारण डांट फटकार का असर खत्म हो गया। अभिजीत ने उत्साह के साथ कहा, बहुत दिनों से आउटिंग में जाना नहीं हो पाया। सोनारपुर झील के स्नाइप शूटिंग के लिए जाना हमारी अंतिम यात्रा थी। मगर वह आदमी है कौन? बात क्या है, ज़रा विस्तार से बताओ ना प्यारे। उन्होंने ही जब विस्तार के साथ नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या हर्ष अगर थोड़ा रहस्य रह जाए? मज़ा आ जाएगा। कल्पना की लंबी लंबी उड़ानें भरने का यही तो मौका है। अरे वे सज्जन है कौन, यह तो बताओ। कांति चरण चटर्जी। समझ में कुछ आया? किसी ज़माने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कुछ दिनों तक वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर थे। प्रोफेसरी छोड़कर दुष्प्राय पेड़ पौधों की खोज में दौड़ धूप करते थे। उनके संबंध में रिपोर्ट भेजते थे, लेख लिखते थे। उन्होंने पेड़ पौधों का खासा अच्छा संग्रह किया था, खास तौर से ऑर्किडों का। तुमसे कैसे जान पहचान हुई? आसाम के काजीरंगा जंगल के डाक बंगले में। आसाम के काजीरंगा जंगल के डाक बंगले में। मैं शेर के शिकार की टोह में था और वे नेपेंथिस की खोज कर रहे थे। किस चीज़ की खोज कर रहे थे? नेपेंथिस वाटोनिकल नाम है। सीधी भाषा में इसे पिचर प्लांट या कलश वृक्ष कह सकते हैं। यह आसाम के जंगलों में मिलता है। कोड़ों को पकड़कर खा जाता है। मैंने खुद इस वृक्ष को नहीं देखा, इसके बारे में कांति बाबू से ही सुना था। कीड़े मकोड़े खाने वाला पेड़ कीड़े मकोड़े खाता है? लगता है तुम्हें वनस्पति शास्त्र नहीं पढ़ा। नहीं, किताबों में उनकी तस्वीर देखी है। अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। फिर क्या? उन्हें वह पेड़ मिला या नहीं, मुझे इस बात की जानकारी तो नहीं, क्योंकि मैं शिकार करके लौट आया था और वे वहीं रह गए थे। मैं तो इसलिए डर रहा था कि कई भले मानस को जीव जंतु या कीड़े मकोड़ों से जान न गंवाना पड़े। पेड़ पौधों के नशे में जगह जगह की खाक छानते रहते थे। मैं जब लौटकर कलकत्ता आया उनसे 2-4 बार से अधिक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वे मुझे अक्सर याद करते रहते थे। मैं जब लौटकर कोलकाता आया उनसे 2-4 बार से अधिक भेंट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वे मुझे अक्सर याद आते रहते थे, क्योंकि उन दिनों मुझ पर भी आर्किड का नशा सवार था।
मुझसे उन्होंने कहा था कि वह अमेरिका से कुछ उम्दा किस्म का ऑर्किड लाकर मुझे देंगे। अमेरिका? वे अमेरिका से हो आए हैं? विलायत से किसी वनस्पति शास्त्रीय जर्नल के उद्भिद के संबंध में उनका एक लेख छपा था और उस लेख के कारण उस देश में उनका नाम चारों तरफ फैल गया। उद्भिद वैज्ञानिकों में एक सम्मेलन में उद्भिद वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में योगदान करने के लिए उन्हें अमेरिका से आमंत्रित किया गया था। यह बात 1951 या 52 की है। उसके बाद वह पहली बार अब आज मुलाकात हुई। उसके बाद यह पहली बार उनसे मुलाकात हुई है। इतने दिनों तक वे क्या कर रहे थे मालूम नहीं। तब हाँ, उम्मीद है कि कल मालूम हो जाएगा। उनके दिमाग का कहीं कोई कलपुर्जा गड़बड़ तो नहीं हो गया? तुम्हारे दिमाग के कलपुर्जे से ज़्यादा नहीं। तुम्हें कुत्ते पालने का शौक़ है और उन्हें पेड़ पौधे लगाने का। अभिजीत की गाड़ी से हम जसौर रोड पकड़ के बारासत की ओर जा रहे थे। हम कहने का मतलब है अभिजीत, मैं और मेरे अतिरिक्त एक और प्राणी, यानी कि अभिजीत का कुत्ता बादशाह। यह मेरी ही गलती थी। मुझे समझ लेना चाहिए था कि मेरे न कहने पर भी अभिजीत अपने 11 कुत्तों में से किसी न किसी को तो अपने साथ लाएगा ही। बादशाह रामपुरी हाउंड की नस्ल का है, बादामी रंग का, बड़ा ही रौबीला। गाड़ी के पिछले हिस्से को अकेले ही दखल कर पसर कर बैठा है और खिड़की से मुंह बाहर निकालकर धान के खेतों के दृश्यों का उपभोग कर रहा है। बीच बीच में गांव के लावारिस कुत्ते जब दिख जाते थे, बादशाह अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगता था। बादशाह को अभिजीत के साथ देखकर जब मैंने आपत्ति की तो उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बहादुरी पर भरोसा ना रहने के कारण ही उसे अपने साथ लाया हूँ। इतने दिनों में तुमने बंदूक छुई तक नहीं है। अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो अंततः बादशाह ही बहादुरी दिखाएगा। उसमें असाधारण शक्ति है और उसके साहस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कांति बाबू के घर को तलाशने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हम लोग जब पहुँचे तब दिन के 2:30 बज रहे थे। फाटक के अंदर घुसने के बाद थोड़ा सा फासला तय करते ही बंगला नुमा एक मंजिला मकान है। मकान के पिछवाड़े में थोड़ी सी खाली जगह है और तुम्हारी बहादुरी पर भरोसा ना रहने के कारण ही उसे अपने साथ लाया हूँ। इतने दिनों में तुमने बंदूक छुई तक नहीं है। अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो अंततः बादशाह ही बहादुरी दिखाएगा। उसमें असाधारण शक्ति है और उसके साहस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कांति बाबू के घर को तलाशने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हम लोग जब पहुँचे तब दिन के 2:30 बज रहे थे। फाटक के अंदर घुसने के बाद थोड़ा सा फासला तय करते ही बंगला नुमा एक मंजिला मकान है। मकान के पिछवाड़े में थोड़ी सी खाली जगह है। उसके बाद एक विशाल प्राचीन वृक्ष है। उस वृक्ष के पास ही काफ़ी बड़ा कारखाना नुमा टिन के छज्जन का घर है। मकान के सामने सड़क की विपरीत दिशा में बगीचे के बाद एक लंबी टिन की छाजनदार जगह में कांच के बक्सों की कतार है। कांति बाबू ने हमारा स्वागत सत्कार किया, लेकिन ज्यों ही उनकी नज़र बादशाह पर पड़ी, उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। यह प्रशिक्षित कुत्ता है? उन्होंने पूछा। अभिजीत ने कहा, मेरी हर बात का पालन करता है, मगर पास में ऐसे कुत्ते मिल जाए जो प्रशिक्षित ना हो तो यह क्या कर बैठेगा कहना मुश्किल है। आपके यहाँ कोई कुत्ता? नहीं, कुत्ता नहीं है, मगर अभी उसे बैठक की उस खिड़की के सलाख से बांधो। अभिजीत ने मेरी और एक कटाक्ष डाला और आंख मटकाते हुए एक आज्ञाकारी बालक की तरह कुत्ते को खिड़की से बांध दिया। बादशाह ने 2-4 बार आनाकानी की और फिर चुप हो गया। हम जब सामने की बेत की कुर्सियों पर बैठ चुके थे तो कांति बाबू ने बताया, प्रकृति का इस प्रकार का आश्चर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अभिजीत ने पूछा, क्या आश्चर्य? तो कांति बाबू ने कहा, एक पेड़ है जो कीड़ों को खाता है। तो मैंने कहा कि ये तो आपने पहले भी देखा हुआ है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तब कांति बाबू ने कहा, तुम नहीं समझोगे, यह सिर्फ कीड़े मकोड़े ही नहीं, बड़े जानवर, यहाँ तक कि इंसान को भी खाने की क्षमता रखता है। मैं और अभिजीत दोनों चौंक कर उनकी तरफ देखे। हम तीनों फिर उस पेड़ के पास गए। देखा कि एक पतिंगा आकर उस पेड़ की पत्ती पे बैठ गया है। मैं अचंभे में आकर पतिंगे की हालत गौर से देख रहा था। शुरू में कुछ देर वह छटपटाता रहा,
उसके बाद वह बिल्कुल निर्जीव हो गया। छिपकली की तुलना में यह पौधा कम हिंसक नहीं था। अभिजीत ने हंसी हंसकर कहा, सुनो जी, ऐसा एक पौधा मेरे घर में भी रहता तो कीड़े मकोड़ों से बहुत कुछ राहत मिल जाती। तिलचट्टे की वजह से डीडीटी पाउडर छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कांति बाबू ने कहा, यह पौधा तिलचट्टा हजम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसके पत्ते का आयतन अभी छोटा है। तिलचट्टे के लिए दूसरा पौधा है, वह उस तरफ। निकट के बक्से के सामने जाकर देखा, लिली की तरह लंबे लंबे पत्तों वाला एक पौधा है। हर एक पत्ते के अग्रभाग में एक एक ढक्कनदार थैलीनुमा वस्तु लटकी हुई है। इसकी तस्वीर याद थी, इसलिए पहचानने में देर नहीं हुई। कांति बाबू ने कहा, इसे नेपेंथिस या पिचर प्लांट कहते हैं। इसकी खाद्य की मात्रा बहुत अधिक होती है। शुरू शुरू में जब ये पौधा मिला तब एक चिड़िया चिपटी हालत में पड़ी थी। बाप रे बाप, अभिजीत की यथास्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अब यह क्या खाना खाता है? तिलचट्टा, तितली, पतंगे वगैरह। बीच में मेरी चूहेदानी में एक चूहा फंस गया था, उसे भी खिलाकर देखा था, आपत्ति नहीं की। बहुत लालची होते हैं ये। किसी समय भोजन बर्दाश्त होगा इसका अंदाज़ा नहीं रहता। किस समय भोजन बर्दाश्त होगा इसका अंदाज़ा नहीं रहता। मेरा आश्चर्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसलिए एक बक्से से दूसरे बक्से के पास जाकर पौधों का निरीक्षण करने लगा। बटरवॉट, सनड्यू, ब्लडरवॉट, एर्जिया, इन तमाम पौधों की तस्वीरें पहले ही देख चुका हूँ। यही वजह है कि उन्हें पहचान सका। लेकिन बाकी सब बिल्कुल नए थे, आश्चर्य में डालने वाले, अविश्वसनीय। कांति बाबू ने लगभग 20 प्रकार के मांसाहारी पौधों का संग्रह किया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दुनिया के किसी संग्रहालय में नहीं मिलते। इनमें से जो सबसे सुंदर पौधा सनड्यू है, उसके छोटे छोटे पत्तों के चारों ओर पतले और लंबे रोओं के अग्रभाग में पानी की बूंदें झलमला रही है। एक धागे के छोर में इलायची के आकार के जैसा मांस का एक टुकड़ा लटकाकर कांति बाबू उस धागे को धीरे धीरे पत्ते के निकट ले गए। देखा, तमाम रोए एक साथ लुब्ध मुद्रा में मांस के टुकड़ों की तरफ खड़े हो गए। अपना हाथ हटाकर कांति बाबू ने कहा, मांस का टुकड़ा मिल जाता तो फ्लाई ट्रैप की तरह उनको भी ज़ोरों से दबोच लेता। उसके बाद जो कुछ पुष्टिकारक पदार्थ मिलता उसे चूसकर बेमतलब के हिस्से को छोड़ देता। इसके खाने के तौर तरीके और हमारे खाने के तौर तरीके में कोई अंतर नहीं। हम लोग छाजन से निकलकर बगीचे में आ गए। शीरीष वृक्ष की छाया लंबी होकर बगीचे में लेटी थी। घड़ी की तरफ देखा, 4 बज रहे थे। कांति बाबू ने कहा, इसमें से ज़्यादातर पौधों के संबंध में तो मैं तुम्हें वनस्पति शास्त्र की पुस्तकों में उल्लेख मिल जाएगा। तब हाँ, मेरा जो सबसे आश्चर्यजनक संग्रह है उसके विषय में अगर मैं ना लिखूं तो किसी भी पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं मिल सकता। उसी के लिए आज तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। चलो परिमल, चलिए अभिजीत बाबू। अब हम लोग कांति बाबू के पीछे पीछे कारखाने के उस बड़े से कमरे की ओर जाने लगे। टिन के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। दोनों ओर की खिड़कियां बंद थीं। हाथ से ठेलकर कांति बाबू ने एक खिड़की खोली और स्वयं झांककर हम लोगों से कहा, लो देखो। अभिजीत और मैं खिड़की से सटकर खड़े हो गए। कमरे के पश्चिम की दीवार के ऊपरी हिस्से में कांच की 2 खिड़कियां यानी स्काईलाइट है, जिनसे धूप नीचे उतर आई है और अंदर हल्का प्रकाश फैला है। कमरे के अंदर जो चीज़ है, अगर एकाएक देखा जाए तो उसे वृक्ष नहीं कहा जा सकता, बल्कि अनेक सूंडधारी कोई आश्चर्यजनक जानवर ही उसे माना जा सकता है। गौर से देखने पर एक तना दिख पड़ता है। यह तना 5-6 हाथ ऊंचा उठकर एक मस्तक में जाकर समाप्त हो गया है। मस्तक के करीब 1 हाथ नीचे मस्तक को गोलाकार रूप में घेरकर कई सूंड हैं। गिनकर देखने पर 7 सूंड मालूम होते हैं। पेड़ का तना धूसर वर्ण और चिकना है तथा पूरे तन में भूरे चिकते उगे हैं। सूंड अभी मिट्टी की ओर झुककर पड़े हैं। देखने में निर्जीव जैसा लगता है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर सिहर उठा। आंखें जब अंधेरे को अभ्यस्त हो गई तब एक और वस्तु पर नजर पड़ी। कमरे के फर्श पर पेड़ के चारों तरफ चिड़ियों के पंख बिखरे हुए थे। न जाने मैं कब से कब तक चुपचाप खड़ा रहा। कांति बाबू की आवाज़ सुनकर मेरी चेतना वापस लौटी। अभी पेड़ सो रहा है, लगता है जगाने का समय हो गया है। अभिजीत ने अविश्वास के स्वर से कहा, क्या यह वास्तव में कोई पेड़ है? कांति ने कहा, जड़ मिट्टी से लगी हुई है तो पेड़ के अलावा इसे क्या कहिएगा।
इतना ज़रूर है कि उसका हाव भाव पेड़ पौधों की तरह नहीं है। शब्दकोश में उसका कोई उपयुक्त नाम नहीं है। आप इसे क्या कहते हैं? सेंटोपस, या हिंदी में इसे सप्तपाश कह सकते हैं। पाश यानी बंधन, जिस तरह नागपाश। हम लोग मकान की ओर चल दिए। मैंने पूछा, यह पेड़ आपको कहाँ मिला? मध्य अमेरिका की निकारागुआ झील के पास ही घना जंगल है, उसी में यह पेड़ मिला। आपको काफ़ी खोज पड़ताल करनी पड़ी होगी। उसी अचल में मिलता है, यह बात मुझे मालूम थी। तुम लोगों ने प्रोफेसर डायस्टिन का नाम सुना है? वे उद्भिद वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ यादगार भी। मध्य अमेरिका में पेड़ पौधों की तलाश में जाकर जान गंवा बैठे थे। उनकी मृत्यु किस तरह हुई यह बात किसी को नहीं मालूम, और उनका शव लापता हो गया था। उनकी तत्कालीन डायरी के अंतिम भाग में इस पेड़ का उल्लेख है। यही वजह है कि मौका मिलते ही मैं पहले निकारागुआ की ओर चल पड़ा। ग्वाटेमाला में ही स्थानीय व्यक्तियों से इस पेड़ का विवरण प्राप्त हुआ। वे लोग इसे शैतान का वृक्ष कहते हैं। अंत में इस तरह कई पेड़ देखने को मिले। इस पेड़ को बंदर, आर्मडिलो इत्यादि खाते हुए देखा। बहुत बहुत खोज पड़ताल के बाद एक कच्ची उम्र का छोटा सा पौधा मिला, जिसे मैं उखाड़ कर ले आया। 2 वर्षों के दरमियान पेड़ का क्या आकार हो गया देख ही रहे हो। अब यह पेड़ क्या खाता है? जो कुछ भी देता हूँ खा लेता है। चूहेदानी से चूहा पकड़ कर दिया है। उसके बाद प्रयाग से कहा कि बिल्ली कुत्ते अगर दब जाएं तो ले आओ। यह सब भी खाने को दिया। उसके बाद हमारा तुम्हारा जो आहार है, यानी मुर्गी, बकरा वगैरह भी दे दिया। आजकल इसकी भूख बड़ी तेज़ हो गई है। इसके आहार का इंतज़ाम नहीं हो पाता। तीसरे पहर जब इसकी नींद टूटती है तो ये बड़ा ही छटपटाता है। कल तो एक कांड हो गया। प्रयाग एक मुर्गी देने गया। जिस तरह हाथी को खिलाया जाता है उसी तरह इसे भी खिलाना पड़ता है। शुरू में पेड़ के मस्तक में एक ढक्कन खुलता था। उसके बाद अपने सूंड से हाथ में रखे आहार को उठाकर मस्तक के गड्ढे में डाल देता है। जो कुछ भी खाने को मिल जाए उसे पेट के अंदर डालकर कुछ क्षणों के लिए निश्चिंत हो जाता है। उसके बाद अगर सूंड को फिर हिलाएं तो समझ में आता है कि इसे और कुछ खाने के लिए चाहिए। इतने दिनों तक तो 2 मुर्गियां या एक छोटा बकरा एक ही दिन में खाकर समाप्त कर देता था। कल से इसके नियम में व्यतिक्रम हो रहा है। कल दूसरी मुर्गी देने के बाद प्रयाग दरवाज़ा बंद करके चला आया। जब पेड़ बेचैनी की हालत में सूंड पटकता है तो एक तरह की आवाज़ होती है। दूसरी मुर्गी देने के बावजूद अचानक उसी तरह की आवाज़ सुनकर प्रयाग इसके कारण का पता लगाने गया। मैं उस समय कमरे में बैठा डायरी लिख रहा था। एकाएक जोरों की चीख सुनाई पड़ी। मैं दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। देखा सेंटोपस एक सूंड प्रयाग के दाहिने हाथ को कसकर दबाए हुए हैं। प्रयाग हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही सेंटोपस का दूसरा सूंड लपलपाता हुआ प्रयाग की ओर बढ़ रहा है। मैं दौड़ता हुआ गया और लाठी से सूंड पर जोरों से वार करने लगा। फिर अपने हाथों से प्रयाग को किस तरह से खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। लेकिन चिंता की बात यही है कि प्रयाग के हाथ का थोड़ा सा मांस नोच लिया था और उसे अपने पेट में डाल लिया है। यह चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। हम लोग चहलकदमी करते हुए बरामदे पर पहुंच चुके थे। कांति बाबू कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद जेब से रुमाल निकालकर सिर की पसीनों की बूंदे को पोंछते हुए बोले, सेंटोपस को मनुष्य के प्रति लोभ या आक्रोश हो सकता है। इसका इंगित इससे पहले कभी नहीं मिला था। कल जब इसका पता चला तो इसे मार डालने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है। कल एक बार भोजन में जहर मिलाकर इसे मार डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन पेड़ में आश्चर्यजनक बुद्धि दिख पड़ी। उसने खाने के पदार्थ को सूंड से उठाकर नीचे पटक दिया। अब एकमात्र उपाय यही है कि इसे गोली मार दी जाए। परिमल, तुम्हें क्यों बुलाकर ले आया हूँ यह बात समझ रहे हो ना? कुछ देर चुपचाप रहने के बाद मैं बोला, गोली लगने से यह मरेगा या नहीं यह बात आप जानते हैं? कांति बाबू ने कहा, मरेगा या नहीं कह नहीं सकता। तब हाँ, मुझे इस बात पर विश्वास है कि उसमें मस्तिष्क नामक चीज़ है। उसमें सोचने की शक्ति है। इसका प्रमाण मिल ही चुका है, क्योंकि मैं बहुत बार उसके निकट जा चुका हूँ, लेकिन उसने कभी मुझ पर आक्रमण नहीं किया। वह मुझे पहचानता है, जिस तरह कि कुत्ते अपने मालिक को पहचानते हैं। प्रयाग पर उसके आक्रोश का यही कारण है कि उसने पेड़ से कई बार हंसी दिल्लगी करने की कोशिश की है। भोजन का लोभ देकर भी भोजन न दिया या सूंड के पास खाना ले जाकर वापस ले आया। मस्तिष्क उसमें है ही, और मुझे विश्वास है मस्तिष्क जिस स्थान में हुआ करता है वही है, यानी कि उसके सिर में।
जिस स्थान विशेष को उसके सूंड घेरे हुए हैं तुम्हें वहीं उसके सिर पर निशाना लगाकर गोली चलानी है। अभिजीत ने एकाएक कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, इसकी परीक्षा 1 मिनट के अंदर ही हो सकती है। परिमल, तुम्हारी बंदूक। कांति बाबू ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोका और कहा, शिकार अगर सोई हुई हालत में हो तो उसे मारना क्या उचित है? परिमल का हंटिंग कोड यानी कि शिकार का नियम क्या बताता है? मैंने कहा, शिकार अगर सोई हुई हालत में हो तो उस पर गोली चलाना नीति के विरुद्ध है, खास तौर से शिकार जब चल फिर नहीं पाता हो तो यहाँ वह सवाल पैदा होता ही नहीं। कांति बाबू ने फ्लास्क से चाय निकालकर हमें दी। चाय पीना खत्म होते होते 15 मिनट और बीत गए। बीच में ही सेंटोपस की नींद खुल गई। बादशाह बगल के कमरे में कुछ देर से छटपटा रहा था। अचानक खटखट और जोरों से भौंकने की आवाज़ सुनकर अभिजीत और मैं वहीं गए। देखा, बादशाह अपनी दांतों से अपना बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभिजीत बादशाह को धमकाकर शांत करने गया। तभी कारखाने के कमरे में से एक प्रकार की सप सप आवाज़ आई। उसके साथ ही एक तरह की तीव्र गंध उस तरह की थी जिसकी तुलना करना मुश्किल है। बचपन में जब मेरे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था तो मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। वह गंध भी कुछ इसी प्रकार की थी। कांति बाबू ने व्यवस्था के साथ कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, चलो समय हो चुका है। मैंने पूछा, यह गंध किस चीज़ की आ रही है? सेंटोपस की। यही गंध निकाल कर ये सब शिकार। कांति बाबू की बात समाप्त भी नहीं हो सकी। बादशाह ने बकल्स को एक बार जोरों से खींचा और उसे तोड़कर अभिजीत को एक ही धक्के में ज़मीन पर पटक दिया। उसके बाद तीर की तरह उस ओर दौड़ पड़ा जहाँ से गंध आ रही थी। अभिजीत किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। उसके मुंह से सर्वनाश शब्द निकला और वह बादशाह के पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैं गोली भरी बंदूक लेकर कारखाने के कमरे की ओर दौड़ा। वहाँ जाने पर देखा, बादशाह ने एक लंबी छलांग लगाई और खुली हुई खिड़की पर चढ़ गया। अभिजीत के रोकने की चेष्टा को विफल बनाता हुआ वह कमरे के अंदर कूद पड़ा। कांति बाबू ने ज्यों ही दरवाज़ा खोला, हमें रामपुरी हाउंड का हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ी। हमने अंदर जाने पर देखा, बादशाह एक सूंड में अंट नहीं रहा है, अतः सेंटोपस ने एक के बाद दूसरे एवं दूसरे के बाद तीसरे सूंड से उसको पकड़ रखा है। कांति बाबू ने चिल्लाकर कहा, अब तुम लोग आगे मत बढ़ना, परिमल गोली चलाओ। मैंने ज्यों ही बंदूक उठाई, मेरे कानों में जोरों की आवाज़ आई, ठहरो। अभिजीत की दृष्टि में उसके कुत्ते की कीमत कितनी अधिक है, बात उस समय मेरी समझ आई। कांति बाबू की वर्जना को पूरे तौर से नकार करते हुए दौड़ता हुआ गया और सेंटोपस तीनों सूंडों में से एक को कसकर पकड़ लिया। उस समय एक अद्भुत दृश्य पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। बादशाह को छोड़कर सेंटोपस ने अपनी तीनों सूंडों से अभिजीत पर आक्रमण किया और बाकी 4 सूंड जैसे आदमी के खून के लोभ में सजग होकर लोलुप जिह्वा की तरह लपलपाने लगे। कांति बाबू ने दोबारा कहा, चलाओ गोली, गोली चलाओ, यह उसका सिर है। मैंने सेंटोपस के सिर में एक ढक्कन खुलते देखा। ढक्कन के नीचे गड्ढा है। अभिजीत को शून्य में उठाए सभी सूंड उसी गड्ढे की ओर बढ़ रहे थे। अभिजीत का चेहरा रक्तहीन और पीला पड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। भीषण संकट की घड़ी थी। मेरे तमाम स्नायु अचानक जैसे जादू की तरह संयत और क्रियाशील हो जाते हैं। मैंने हाथ में बंदूक थामकर सेंटोपस के सिर पर दोनों चत्रों के दरमियान निशाना साधकर गोली चला दी। गोली दागने के एक पल बाद ही पेड़ के सिर से रक्त का फंवारा छूटने लगा। तमाम सूंड अभिजीत से अलग होकर जमीन की तरफ झुक गई और देखते ही देखते उस गंध ने तीव्र होकर मेरी चेतना को हर लिया। इस घटना को हुए 4 महीने का अरसा हो चुका है। मैंने अब अपने असमाप्त उपन्यास को फिर से लिखना शुरू कर दिया है। बादशाह को हम जिंदा नहीं रख सके, लेकिन इस बीच अभिजीत ने एक मैस्टिफ और एक तिब्बती कुत्ते के बच्चे का इंतज़ाम कर लिया है। इसके अलावा उसे एक रामपुरी हाउंड का भी पता चला है। अभिजीत के पजर की 2 हड्डियाँ टूट गई हैं। 2 महीने तक प्लास्टर लगाए रखने के बाद हड्डियाँ जुड़ी हैं। कांति बाबू कल आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि वे तमाम कीटखोर पेड़ पौधों को हटा देने के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि साधारण साग सब्जी लेकर अनुसंधान करना कहीं बेहतर है। झींगा, नेनुआ, परवल वगैरह के बारे में। अगर तुम चाहो तो तुम्हें कुछ पेड़ पौधे दे सकता हूँ। तुमने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। मान लो एक नेपेंथिस ही दे दूँ। तुम्हारे घर में कीड़े मकोड़े। मैंने उन्हें टोका, नहीं नहीं, आप उन सभी चीज़ों को फेंकना चाहते हैं तो फेंक दें। कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए मुझे पेड़ पौधों की ज़रूरत नहीं है। किंग कंपनी के कैलेंडर की ओर से आवाज़ आई, ठीक ठीक ठीक।
धन्यवाद।